हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बे लीगल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कि एक वकील कितनी फीस लेता है और ये हर एक केसेस का अलग अलग होता है, चाहे वो सिविल हो क्रिमिनल का हो। तो क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे एक वकील की फीस डिसाइड होती है। साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है कि गुड प्रैक्टिस, मतलब एक क्लाइंट के लिए भी वो क्या करे तो उसका उसमें भलाई रहता है, और साथ में वकीलों के लिए भी कि वो क्या करे जिससे क्लाइंट और वकील दोनों का भलाई रहता है, कोई भी लड़ाई झगड़े का सिचुएशन ना आए। तो इसी पे आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है। तो आप सबका स्वागत है फिनिक्स बे लीगल चैनल में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो केसेस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो सिविल केसेस होता है और एक तो क्रिमिनल केस होता है। चाहे कितने ही तरह के केसेस को हाई कोर्ट पे चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट पे चले जाओ, ट्राइब्यूनल में चले जाओ, केसेस 2 इसमें डिवाइड हो जाते हैं, सिविल या क्रिमिनल में। और दोनों का ही फीस लेने का जो तरीका होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है, एकदम अलग-अलग होता है, और इसके बहुत सारे कारण भी होते हैं। सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि और जैसे अगर हम क्रिमिनल केसेस की बात करें तो क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, एक तो सबसे पहला फैक्टर जैसे क्रिमिनल केस का होता है, क्रिमिनल केसेस बहुत लंबे नहीं चलते हैं अनलेस एंड अनटिल आपका जो बड़े केसेस हो जाते हैं जैसे मर्डर का हो गया, तो ये सारे केसेस थोड़े से लंबे चलते हैं। लेकिन अदरवाइज या फॉर्जरी वगैरह के जो केसेस होते हैं वो थोड़े लंबे चलते हैं। अदरवाइज बाकी जो केसेस होते हैं वो उनका जो चलने का जो स्पैन होता है वो छोटा होता है सिविल केस के मुकाबले में। दूसरे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है आपके क्रिमिनल केसेस में वो में उसमें अक्यूज जो होता है, जिसके ऊपर में केस हो गया है, उसको हर एक डेट में कोर्ट में जाना ज़रूरी हो जाता है। अगर वो कोर्ट में ना जाए तो वारंट इश्यू हो जाता है ना? तो ये दो फैक्टर, एक तो जो टाइमलाइन होता है क्रिमिनल केस का और जो एक्यूज़ जिसको हर एक डेट में आना होता है, ये फीस को डिसाइड करने में अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर देता है। क्रिमिनल केस में आपका 125 सीआरपीसी जो मेंटेनेंस का जो केसेस है वो भी आ जाता है, जो जबकि वो थोड़ा सा फैमिली लॉ सिविल का मैटर होता है, लेकिन वो भी इसमें आ जाता है और उसमें भी हर एक डेट पे आना ज़रूरी हो जाता है दोनों ही पार्टियों को। तो इस बात को लेते हुए जो वकील जो होता है वो अपना फीस डिसाइड करता है। तो वो क्या करता है, बेसिकली 2 तरह से करता है। एक तो ट्रायल का, मतलब पूरा केस चलने का वो फीस लेता है। साथ ही साथ में हर एक डेट का फीस भी वकील लेता है। अब ये हर एक डेट का फीस क्यों लेता है? इसका एक कारण है एक्चुअली। बहुत सारे वकील ऐसे होते हैं जो डेट का फीस नहीं लेते हैं, एक साथ ही एक बड़ा अमाउंट ले लेते हैं। लेकिन कुछ वकील ऐसे होते हैं जो आपसे पूरा केस चलाने के एक अमाउंट लेंगे जो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होगा, लेकिन डेट का फीस भी वो ज़रूर लेते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा कारण है, और वो है जैसे मैंने बताया कि हर एक डेट में एक्यूज़ को कोर्ट में आना होता है। क्या होता है, अगर आदमी ने एक साथ केस पूरा फीस दे देता है, तो वो उसको तो कोर्ट की इतनी समझ तो होती नहीं, उसको लगता है मेरा वकील देख लेगा। लेकिन क्रिमिनल केस में वकील नहीं देख सकता है ना, अगर आप 2 डेट से एब्सेंट हो, तो आपके ऊपर वारंट इश्यू हो जाएगा, उसमें वो क्या वकील कर लेगा? अगर एग्ज़म्पशन की एप्लीकेशन उसने फाइल की, अलाउ हुई है तो बात अलग है। अगर नहीं, तो वकील क्या कर लेगा? उसको सही कारण बताना पड़ेगा, उसको डॉक्यूमेंट्स कोर्ट पे जमा करने पड़ेगा, और अगर कोर्ट सैटिस्फाइड नहीं हुआ, तो वो वारंट इश्यू कर सकता है। तो ये सारे परेशानी से और बेल कैंसल हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए क्या है, सबसे बेस्ट क्या है? आप आओ भैया कोर्ट, क्योंकि आप आओगे को आप फीस दोगे कोर्ट में, तो आपको उसके लिए कोर्ट में आना पड़ेगा, है ना? चलिए आजकल तो पेटीएम वगैरह हो ही जाता है, लेकिन फिर भी वो ये रहता है कि आपको आना पड़ेगा, और आप आओगे तो साथ-साथ में आप फीस दोगे। तो इसमें दोनों का ही फ़ायदा हो जाता है, वकील का भी हो जाता है कि उसका आने-जाने का जो भी और उस दिन का जो है वो निकल आता है, और साथ ही साथ में एक्यूज़ को भी रहता है कि मैं आ रहा हूँ तो और मैं फीस दे रहा हूँ, तो देखता भी है अपने केस में क्या हो रहा है। तो ये जो 3 फैक्टर जो होते हैं क्रिमिनल केस की फीस को डिसाइड करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करते हैं, और इसका फीस देने का तरीका भी सिविल से डिफरेंट होता है। अब चलिए हम आते हैं सिविल पे। देखिए, सिविल का सबसे पहला चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि सिविल केस बहुत लंबी चलती है। चाहे वो छोटा से छोटा केस ही क्यों ना हो या बड़ा से बड़ा केस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो प्रॉपर प्रोसेस है, जो होना है वो तो होना ही है, और वो प्रोसेस ही खत्म होने को अपना एक टाइम लेता ही लेता है। एक तो पहला। दूसरा, सिविल केस का ये होता है कि इसमें आपको कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं। जो दिन आपकी गवाही है, आप उसी दिन कोर्ट में जाओगे, बाकी दिन आप नहीं जाओगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भी। आप फ़ोन में बात करके वकील से आप पूछ सकते हो कि मैटर में क्या होता है। तीसरा, सिविल केस फाइलिंग में ही इतना ज़्यादा सबसे बड़ा खर्चा जो होता है वो सिविल केस के फाइलिंग में ही हो जाता है। चौथा जो फैक्टर होता है सिविल केस का, वो हर एक डेट में वकील को कुछ ना कुछ पिटीशन डालना पड़ता होता है, चाहे अपनी तरफ से डाले या दूसरा पार्टी ने कुछ डाल दिया तो उसका रिस्पॉन्स होता है। तो उसपे
जो लिखित पढ़ाई-लिखाई का जो काम जो होता है वो सिविल केस में सबसे ज़्यादा होता है। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होगा जो सिविल केस का जो लॉयर होता है, वो आपने नोटिस भी किया होगा, वो यूजुअली बहुत ज़्यादा पेपर्स वगैरह कैरी करते हैं क्योंकि उनको इतना पिटीशन बनाना पड़ता है, हर एक डेट पे बनाना पड़ता है। चाहे उस डेट पे काम हो गया तो भी पिटीशन बनेगा, नहीं हुआ तो भी पिटीशन बनेगा। तो काम होता है, पिटीशन बन रहा है तो सीधा-सीधा मतलब होता है उसपे स्टैम्प्स लगता है ना? तो खर्चा होता है, फोटोकॉपी करा है तो खर्चा सिविल वकील का हर एक डेट में होता है और क्लाइंट आता नहीं है इसमें, ठीक है? तो ये फैक्टर होता है, इसलिए सिविल केस की जो फीस होती है, वो क्रिमिनल केस की फीस के मुकाबले हमेशा बहुत ज़्यादा होती है और उसका ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको कारण बताया वो होता है। अब चलिए हम आते हैं फैक्टर्स। अब वकील अपना फीस जो डिसाइड करता है, एक तो ये जो मैंने आपको सिविल और क्रिमिनल के जो मुख्य बिंदु थे वो बताया। अब वकील जो अपना फीस डिसाइड करता है वो किस चीज पे डिसाइड होता है वकील का फीस? सबसे पहला चीज वकील का एक्सपीरियंस, है ना? अब चाहे वो सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, वकील का एक्सपीरियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है। क्योंकि देखिए जो नया वकील जो आया है वो अब सीख रहा है, मतलब वो ट्रायल एंड एरर करके वो अपना सीखता है। तो वो ज्यादा फीस की गुंजाइश नहीं कर सकता और उसको पता भी है सामने से कि सामने वाला बंदा को पता है कि मैं यंग हूं तो मुझे उतना फीस नहीं मिलता है। यहाँ पे हमने एक कहावत मुझे याद आ रहा है कि जितने वकील के सर पे सफेद बाल होते हैं उसके फीस में उतने ही ज़ीरो बढ़ जाते हैं। ये कहीं न कहीं सच है, क्योंकि जो क्लाइंट्स होते हैं वो ये देखते हैं कि उसका वकील कितना एक्सपीरियंस है। अगर कोई ऐसा केसेस है जिसमें उतना एक्सपीरियंस लॉयर की ज़रूरत नहीं होती है, तो क्लाइंट्स भी यंग लॉयर्स को ही हायर करते हैं, जो जूनियर तो नहीं बोलूँगी, जो अ, अपना जिनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है प्रैक्टिस करके उनको ही हायर कर देते हैं। लेकिन जो केस सीरियस होते हैं, चाहे वो क्रिमिनल के हो, जैसा रेप का मैटर्स हो गया, बहुत बड़ा फॉर्जरी का मैटर हो गया या मर्डर का हो गया, तो वहाँ पे वो एक्सपीरियंस लॉयर को ही लेना प्रेफर करते हैं और ऑब्वियसली उस जगह पे फीस भी बढ़ जाती है। तो ये एक तो एक्सपीरियंस आपका फैक्टर हो जाता है। दूसरा जो फैक्टर आता है वो ये होता है, सिविल केस की अगर मैं बात करूँ तो वैल्यूएशन। अच्छा, और क्रिमिनल केस की बात करूँ तो किस तरह का केस है। अगर क्रिमिनल केस में बोलूँ, छोटा केस है, चोरी का केस है या लड़ाई झगड़ा का केस है, तो ये जो छोटे केसेस के कैटेगरी में जो आ जाते हैं, उसमें आपका फीस उतना ज़्यादा वकील नहीं चार्ज करता है। अगर मैं एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ, फॉर एग्जाम्पल 323 का केस है आईपीसी का, उसमें आपका पनिशमेंट 3 साल के अंदर में ही हो जाता है। तो अगर उसमें वकील अगर 5 साल हो गई है उसको प्रैक्टिस करके भी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपको उस केस में 25 से 30,000 चार्ज करेगा। साथ ही में वो आपका जो डेट का जो फीस होगा वो लेगा। ये 25 से 30,000 भी मैंने एक हायर साइट में जाकर आपको बोल दिया है। इससे कम ही यूजुअली होता है, 20-25 में ये हो जाता है, लेकिन डेट की फीस उसमें आपको देनी पड़ती है और जब तक केस चलेगा आपको वो डेट की फीस देनी पड़ेगी। अब मैं आ जाती हूँ सिविल केस में। देखिए सिविल केस में 2 फैक्टर्स हो जाते हैं। एक तो वैल्यूएशन, आपका केस का वैल्यूएशन क्या है, आपका केस की अ मतलब कितना बड़ा केस है आपका सिविल में। आप बोलोगे मैडम सिविल में केस वैल्यूएशन से क्या फ़र्क पड़ता है? काम तो वकील को उतना ही करना है, अगर 25,000 का केस है तो भी उतना ही काम करेगा और अगर 50 करोड़ का केस है तो भी वो उतना ही काम करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। केस क्यों नहीं होता है? देखिए जो 25,000 का जो केस होगा तो वकील को भी पता है कि सामने वाला जो वकील होगा वो भी जूनियर वकील होगा, उतना बड़ा वकील तो वो भी हायर नहीं करेगा अपना 25,000 के लिए। अब जब दूसरा वकील उतना बड़ा नहीं होगा तो वो जाता है पिटीशन वगैरह वो भी नहीं फाइल करेगा, तो इस वकील को भी काम कम होगा, राइट? तो काम कम हो जाता है जब वैल्यूएशन कम होता है। लेकिन जब वैल्यूएशन बढ़ जाती है, बड़ा केस जब होता है, तो सीधी सीधी बात होती है कि जो आपका सामने वाला जिसके ऊपर आप केस कर रहे हो, वो वो कोई छोटा मोटा वकील को नहीं लेगा, वो भी अपने वैल्यूएशन के हिसाब वाला वकील को लेगा। वो भी तो चाहता है ना कि वो भी केस जीते। और अब अगर वो अच्छा खासा वकील को लेता है, और ये चांसेस होते हैं वो यूजली लिया ही जाता है, तब वो वकील तो अपना जो पैंतरा उसको देखना होता है, अपने जो तरीकों जिससे उसको अपना केस को जो जिताना है, उसके जितनी मर्ज़ी पिटीशन जो डालना होता है, वो डालेगा। तो सीधा-सीधा मतलब क्या हो जाता है, दोनों तरफ से काम होता है। डिफेंडेंट भी अपना काम करता है, प्लेंटिफ का वकील भी अपना काम करता है। काम का मतलब सीधा होता है, पिटीशन्स फाइल होती है, स्टैम्प्स लगता है, हियरिंग होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है। तो ये एक दूसरा फैक्टर हो जाता है कि आपका केस का वैल्यूएशन क्या है। तो वकील, अगर मैं एग्ज़ाम्पल की तरफ मैं बात करूँ, अगर एक मनी सूट का एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ। अगर मनी सूट आपका 2 लाख का है ना? तो वकील, चाहे वो अगर वो जूनियर वकील होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके उस केस के लिए 15,000 लेगा, 15-20,000 लेगा। अगर बहुत सीनियर वकील भी होगा ना,
तो वो भी जानता है कि यार 2 लाख का तो केस है, इसको 2 लाख ही तो मिलना है। मैं ही अगर इस पे 70-80 हज़ार फीस ले लूँगा तो इसको मिलेगा क्या? तो वो भी एक रीज़नेबल फीस ही आपसे लेगा। वो रीज़नेबल आपका 40-45 तक हो, क्योंकि उसको देखिए अपना एक्सपीरियंस का भी रखना ही रखना होता है ना? तो उस हिसाब से उस तरह का फीस हो जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यूएशन 50 लाख या उससे ऊपर है ना? या 20-30 लाख से ऊपर है। ऐसे केसेस में जो जूनियर वकील जो होगा, मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, हर एक का अलग अपना एक होता है। मैं एक एग्जाम्पल, एक जनरल बात करके आपको बता रही हूँ। अगर आपका 20 लाख का प्रॉपर्टी का वैल्यू हो जाता है या 30 लाख के वैल्यू का आपका प्रॉपर्टी का हो जाता है, तो उसमें आप समझ के चल सकते हो कि आपका फीस कम से कम 60,000 से नीचे का तो नहीं होगा, 60,000 से ऊपर का ही वकील अपना फीस लेगा। और इसमें जो आपका जो कोर्ट फी वगैरह जो भी होता है, जो अलाइड एक्सपेंसेस जिसे हम बोलते हैं, वो अलग से वो लेता ही लेता है। और ये जो मैंने बोला है आपका 60,000, ये तो मैंने बहुत ही लोअर साइड में करके आपको बोला है। हायर साइड पे मैंने नहीं बोला, ये लोअर साइड पे मैंने बोला कि इतना तो कम से कम कोई भी वकील लेगा। इससे कम अगर ले रहा है तो वो उसका अपना होगा, लेकिन इससे कम क्या कोई क्या ही लेगा, क्योंकि उसको पता है इसपे काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं कोई भी केस को डिटरमाइन करने के लिए। अब हम आते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका भी फायदा हो, है ना? जो गुड प्रैक्टिस जो बोलते हैं हम। गुड प्रैक्टिस, देखिए क्या होता है कि क्लाइंट ने बोला कि मैंने तो उस वकील को इतने पैसे दे दिए, 50,000 दे दिए, उसने मेरा कुछ नहीं किया। वकील बोल रहा है, इसने तो मुझे आधे पैसे दिए, मैंने इसका ऑर्डर निकाल दिया और अब मुझे बाकी के पैसे ये नहीं दे रहा है। इसमें कौन सही है और कौन गलत है? ये तो जो गलत कर रहा है वही जान सकता है, क्योंकि हम अपने आप को तो झूठ नहीं बोल सकते, सारी दुनिया को तो हम झूठ बोल के बेवकूफ़ बना सकते हैं। लेकिन खुद को पता होता है कि आपने क्या किया है और वकील को पता होता है कि उसने क्या किया है ना? कौन सही है, कौन गलत है, ये वो खुद ही डिसाइड उन्हें करना होता है। उनको खुद पता ही होता है कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहा है। तो इस सिचुएशन से अपने आप को बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए वकील को जो रहता है उसको पहला ही उसका काम होता है कि जो उसकी फीस का जो डिटेल्स होता है, जैसे अगर मेरे जब मैं प्रैक्टिस करती थी, जो मेरे जो क्लाइंट्स थे, उनको मैं बहुत क्लियरली बता देती थी कि आपका ये एक्चुअल है, क्योंकि मैं सिविल साइड पे ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी। तो मैं बहुत क्लियरली बता देती थी कि ये देखिए आपका एक्चुअल फीस है और ये मेरा लीगल फी है ना? ये एक्चुअल तो आपको अभी का अभी देना है, क्योंकि अभी-अभी वाले होने वाले खर्चे हैं। उसका भी मैं ब्रेकडाउन बता देती थी उनको। दूसरा जो मेरा लीगल फी जो होता था, क्योंकि मैं एक सीनियर लॉयर हो गई थी, तो मैं हमेशा 80-20% का ही लेती थी। 80% फीस मैं पहले लेती थी और बाकी का जो 20% फीस था वो मैं ऑर्डर के बाद ही करके देती थी। लेकिन वो ये मेरा तरीका था करने का, और ये मैं क्लैरिटी से क्लाइंट को बता देती कि आगे जाके कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। साथ ही बता भी दिया जाता है कि भैया बीच में कोई फीस आपको इस केस से आपके लिए नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इसमें हम सर्टिफाइड कॉपी वगैरह सारा का पैसा हम आपसे एक साथ ले रहे हैं। बीच में आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। क्लैरिटी मेरी तरफ से क्लाइंट को हो गई, उसको भी पता चल गया मैडम ने जब बोल दिया है तो वो नहीं लेगी, तो वो हो जाता है क्लैरिटी। तो सबसे पहले जो होता है क्लैरिफिकेशन, अपने क्लाइंट को क्लियरली बता दो कि इस तरीके से फीस लेन देना है आपको और ये इसका ब्रेकडाउन है। ये आपकी तरफ से होता है कि अगर वकील नहीं बता रहा तो आप वकील से बोलो कि आप मुझे डिटेल दे दो कि कैसे होने वाला है, किस तरीके से आप मेरा फीस लेने वाले हो। क्रिमिनल केस है तो सीधा बोलो भैया कि आप ट्रायल का कितना ले रहे हो, डेट का आप कितना ले रहे हो। आप डेट का उतना दे सकते हो, अगर वकील 1,000 बोल रहा है, 1,500 बोल रहा है, आप क्या दे सकते हो? नहीं दे सकते तो आप एक अमाउंट बता, ऐसा नहीं बोलो कि नहीं हम 1,500 तो नहीं दूँगा भैया, मैं 150 रुपया दे दूँगा। आप अपना ही पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हो, है ना? क्योंकि गा अगर कोई भी गाड़ी में पेट्रोल नहीं चलेगी तो गाड़ी चलेगी कैसा? उस वकील भी एट द एंड ऑफ द डे उसको भी अपना घर चलाना होता है। गवर्नमेंट तो कोई सैलरी देती नहीं है ना वकीलों को। तो ये चीज़ भी आपको देना है कि एक रीज़नेबल अमाउंट हो। ये रीज़नेबल ऐसा नहीं है कि आपका घर भी बिक जाए देने के चक्कर में, और ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम ही कम कर दो। तो एक रीज़नेबल अमाउंट जो आप दे सकते हो बिना कोई समस्या का प्रॉपर्ली, वो आपको बहुत ही क्लियरली वकील से बात कर लेनी चाहिए। तो ये क्लैरिटी आपके इसमें होनी चाहिए। दूसरा, जो अच्छी प्रैक्टिसेस में आ जाती है कि आप आजकल तो सारा चीज़ ऑनलाइन हो गया है ना? कैश यूजुअली जो डेट का जो फीस होता है उसी में कैश होता है, आजकल वो भी आदमी ऑनलाइन कर देता है। तो आप अपना जो फीस, आप जितना आपका फीस माँगा है आपने, फीस वकील ने माँगा है और जितना फीस आप पे बीच में एग्रीमेंट हुआ है, आप एक जो व्हाट्सएप मैसेज जो होता है उसमें आप ला सकते हो, क्लैरिटी करके ला सकते हो। वकील से आप बोल सकते हो आप इनवॉइस दे दीजिए। बहुत वकील जो होते हैं, जो बड़े वकील जो होते हैं, जो सीनियर लॉयर्स जो होते हैं वो इनवॉइस जनरेट करके देते हैं।
कि इतना फीस है और आपको इतना फीस हमें देना है करके। तो वो क्लैरिटी से एक आपको फीस स्ट्रक्चर आपको क्लियरली दे देते हैं और बता भी देते हैं ये डेट पे आप इतना इतना फीस दोगे। क्योंकि सिविल केसेस में भी बहुत बार ये होता है कि कोई आदमी इतना बड़ा फीस एक साथ नहीं देता है, तो वो फिर बोलता है कि मैं इस टाइम इतना दूँगा, इस प्रोसेस के टाइम इतना दूँगा, इस प्रोसेस में इतना दूँगा। तो ये क्लैरिफ़िकेशन आप ला दो, आप माँग लो उनसे वकील से कि आप रिटन में मुझे लिख के दे दो कि इतना फ़ीस आप लेने वाले हो। अगर ढंग का वकील होगा तो आपको सीधा मैसेज कर देगा, भैया मेरा टोटल फ़ी उसको भी पता है कि उसको भी झंझट नहीं चाहिए लाए आगे जाके। मेरा टोटल फ़ी इतना है और आप मुझे इतना इस टाइम में दोगे। वो एक क्लैरिटी हो गई, लड़ाई झगड़ा का बात नहीं। दूसरा, ऑनलाइन अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो एक रिकॉर्ड बन जाता है। एक तो पहला जो ये दोनों के लिए अच्छी होती है वकील के, क्योंकि कल को क्लाइंट ना बोले कि मैंने तो उसको सारा फ़ीस दे दिया, इसने मुझे अ मेरा काम नहीं करके दिया। वकील के पास तो रिकॉर्ड आ गया, वो बोलेगा नहीं भैया इतने की बात हुई थी, इतना इसने मुझे ऑनलाइन दिया था और अब इतना बकाया है। तो झूठ बोलने का जो रहता है, या वकील भी नहीं बोल सकता है कि इसने मुझे फीस नहीं दिया। आप दिखा सकते हो भैया मैं आपको तो इतना ऑनलाइन दे दिया हूँ, जो हमारी बात प्रॉमिस आपने फीस 50 की बोली थी, पूरा 50-50 मैंने आपको दे चुका हूँ, बाकी की कोई बात नहीं। तो ये एक क्लैरिफिकेशन फ्रॉम बोथ द साइड, प्रोफेशनल जो हम बोलते हैं, ये रखते हैं, ये एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस में आती है। अब आप बोलोगे और मैडम हमारे यहाँ पे तो वकील अ, नहीं करेंगे, ये भी सही बात है, नहीं करते हैं, अधिकतर लोग नहीं मानते हैं, जहाँ पे गड़बड़ होने की चांसेस या जो गड़बड़ करते हैं वो नहीं मानते हैं, ना क्लाइंट भी नहीं मानेगा करने के लिए, ना ही वकील मानेगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे आगे जाके धोखा देना है, तो वो लोग नहीं मानेंगे। लेकिन जो सही तरह के लोग होते हैं, जो आगे जाके अपने केसेस में परेशानी नहीं चाहते, वो इस गुड प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हैं। बाकी तो सब अपना खुद ही बहुत समझदार होते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज के वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा-सा लंबा हो गया एक्चुअली, बट आई होप अच्छा लगा और ये हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।